हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 का सैम्पल पेपर। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे एंड इनमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑफ कोर्स आपकी पूरी बुक से हैं। तो इनको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी मैथ्स क्लास 9 में कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी अभी हमें करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered as a universal truth। तो axiom 5 आपका है क्या? axiom 5 है आपका the whole is greater than the part। the whole is greater than the part। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए है क्योंकि हमेशा पार्ट से बड़ा आपका होल होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ्स में, कोई भी दुनिया की चीज है भाई, सब में आपका होल जो होगा वो हमेशा आपके पार्ट से क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक पिज्जा है, अब पिज्जा में कुछ क्या है, स्लाइसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने उसकी एक स्लाइस ली तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो एक आपकी स्लाइस है वो तो आपके होल से छोटी ही होगी ना। होल तो आपका पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लो। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन फिगर AC इक्वल्स टू XD, C is the midpoint of AB and D is the midpoint of XY using a Euclid axiom so that AB is equals to XY। क्या बोल रहा है कि AB है जिसका मिड पॉइंट C है और आपसे बोला जा रहा है कि ये जो AC है वो इस XD के बराबर है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो AB है वो XY के बराबर है, यानी कि AB जो है पूरा वो XY के बराबर है। ये चीज आप बताओ। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब कि अगर ये और ये बराबर है, ठीक है, अगर मेरा AC और XD बराबर है तो AC और BC भी तो बराबर है। AC और BC भी तो बराबर है क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो ये भी बराबर हुआ। तो अगर AC XD के भी बराबर है, AC BC के भी बराबर है, things which are equals to same thing, things which are equals to same thing are equals to one another। यानी कि XD आपका BC के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, using Euclid's first axiom, things which are equals to same thing are equals to one another। Euclid's का एक और axiom है कि things which are double of the same things are equals to one another। things which are double to the same thing। अब यहाँ पे ये जो BC है और XD है, ये मतलब AB जो है, AB इनका डबल है, BC का डबल आपका AB है, XD का भी डबल आपका AB है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। A आपका है 2,9। अब इसमें अगर मैं देखूं तो X आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो X मतलब इस साइड रहेगा, Y भी पॉजिटिव है यानी कि पहला क्वाड्रेंट, तो इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड में क्या है, -3 and 5, तो माइनस यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है तो इधर रहेगी एंड यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्या है, -4, -7। अब इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। डी, अब यहाँ पे क्या है, 3, -2, तो 3 आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इधर तो पॉजिटिव रहेगा बट इधर नेगेटिव रहेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। 24 में आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √5/2/√3। ये ज्यादा इजी है, या फिर आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, इरेशनल है, देख करके ही पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या होगा, √5 है बाई 2√3 है, तो मुझे ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 से ही। मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2√15 और नीचे अगर मैं देखूं तो ये दोनों सेम है, तो 2 2 4 एंड देन 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 4 3 12, तो 2 से इसको कट करेंगे तो मेरे पास आ गया √15.6 25th क्वेश्चन आपका क्या है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक जोकर की कैप है जिसका रेडियस दिया है, हाइट दिया है, वो क्या है, आपकी कोन की शेप में है। वो जो आपकी कैप है वो किस शेप में है, वो आपकी कोन की शेप में है।
और उसकी हाइट पता है, हमें रेडियस पता है। हमें क्या निकालना है कि कितनी, क्या मतलब एरिया हमें निकालना है शीट का, कि शीट का क्या एरिया होगा, मतलब कि कितनी शीट लग जाएंगी हमें ऐसे 10 कोन्स को बनाने के लिए। तो पहले हमें एक कोन का निकालना पड़ेगा कि एक कोन को बनाने के लिए कितनी शीट लग रही है। तो उसके लिए हमें भाई स्लैंट हाइट भी तो चाहिए। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, हम सब जानते हैं कि L² = R² + H² होता है। यानी कि अगर मेरे पास L² निकालना है तो मुझे R² पता है 7 है, तो 7 7 49, हाइट 24 है, 24 का आपका स्क्वायर होता है 576। इफ आई ऐड देम तो मेरे पास इधर आ गया 5, 7 4 12, सॉरी तो मेरे पास इधर आ गया 2 एंड इधर आ गया 9 5 एंड इधर आ गया मेरे पास 6, ठीक है। एंड देन इधर रूट है ही है, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो स्लैंट हाइट पता चल गई जो कि है 25। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA होता है वो होता है πRL। तो हमसे बोला गया था इंस्ट्रक्शन में आपको 22/7 यूज करना है, अगर आपको नहीं बताया गया है 3.14 लेने के लिए। तो अब रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट निकाली अभी 25, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 25 2 से 50 को 0, कैरीज 5, 25 2 से 50 एंड कैरीज 5, 55। सो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एक कोन का निकला, याद रखिएगा। अभी हमें 10 कोन का निकालना है तो उसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन में था तो हमने एक तो कर दिया, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, जो कि है हमारा find the ratio of the curved surface areas of two cones if their diameters of the bases are equal and the slant heights are in ratio 4:3। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि दो कोन है जिनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो मतलब डायमीटर है ना उनके बेस का, वो दोनों का सेम ही है। मतलब अगर मेरे पास एक कोन है, इधर ये कोन है मेरे पास और एक कोन ये है मेरे पास, तो इन दोनों का जो डायमीटर है ना वो सेम है, और जो उनकी स्लैंट हाइट है मतलब ये जो है, ठीक, वो क्या है, उसका रेशियो आपको गिवन है जो कि है 4:3। तो एक का 4 होगा, एक का 3 होगा, 3x 4x। ओके, अब हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और साथ ही में हमें स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो इसमें आपको रेडियस निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, आपसे बोल दिया कि दोनों के रेडियस क्या है, बराबर है। तो सीधे से क्या होगा, πRL एक कोन का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, दूसरे कोन का भी πRL हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब देखिए जब भी रेशियो में होता है तो हम आगे x लगा देते हैं, तो पाई देन r, अब एक का हमने कर लिया इंटू 4x अपॉन πr, एक का हो गया 3x, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो πr से πr कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एंड देन मेरे पास आ गया 4x अपॉन 3x, x से x कटा तो मेरे पास आया 4:3, यानी कि कर्व सरफेस एरियाज जो होंगे उनका भी रेशियो 4:3 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब ये तो बहुत ही इत्तू सा क्वेश्चन है, इत्तू सा। 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होता है निकाल लो। उसके बाद क्या है, द मंथली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट पर शॉप 0 to 50, नंबर ऑफ शॉप्स 12, यानी कि 0 to 50 रुपीज का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है, 12 शॉप्स को। 50 to 100 रुपीज का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है, 18 शॉप्स को। उसके बाद 100 to 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे 50 आई थिंक कोई एरर है, यहाँ पे 150 होगा, 150, ठीक है। 100 to 150 रुपीज का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को, 27 शॉप्स को। एंड 150 to 200 रुपीज का प्रॉफिट 20 शॉप्स को, 27 आ गया यहाँ पे। और इस तरीके से इतने का प्रॉफिट आपको 17 शॉप्स को है और इतने प्रॉफिट आपको 6 शॉप्स के हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेटा एंड शो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर इट। तो आपको प्रॉफिट पर शॉप्स इसमें दिया गया है, जैसे 0 to 50 रुपीज का प्रॉफिट 12 शॉप्स को हुआ, 50 to 100 रुपीज का प्रॉफिट 18 शॉप्स को हुआ, 100 to 150 ये मिस प्रिंटिंग है, 100 to 150 रुपीज का प्रॉफिट 27 शॉप्स को हुआ, 150 to 200 रुपीज का प्रॉफिट 20 शॉप्स को हुआ, 200 to 250 रुपीज का प्रॉफिट 17 शॉप्स को हुआ, 250 to 300 रुपीज का प्रॉफिट 6 शॉप्स को हुआ।
तो करना क्या है आपको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाना है फॉर द डेटा एंड शो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर इट। दो चीज बनानी है, पहले आपको बनानी है हिस्टोग्राम, दूसरा बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट्स, एक मिनट, प्रॉफिट्स पर मंथ, यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ शॉप्स, ऑलराइट। क्या करते हैं यहाँ पे हम 3 का गैप ले लेते हैं, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 29 एंड देन 32। ठीक है, ये हमने 3 के गैप्स पे लिया है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हम इसको 50-50 के गैप्स पे ले सकते हैं, क्योंकि 50-50 रुपीज का गैप है। तो 50, then it will be 100, then it will be 150, it will be 200 and then it will be 250 and it will be 300। सबसे पहले हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो बार ग्राफ की तरह होता है, बस हम इसको एक साथ बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, क्योंकि ये 0 है ना मेरा, तो 0 to 50 रुपीज का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है, 12 शॉप्स का। 12 देखिए यहाँ पे है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। समझ में आया? उसके बाद 50 to 100 रुपीज का प्रॉफिट 18 शॉप्स को हुआ, ये रही मेरी 18 शॉप्स, तो हम यहाँ से बनाएंगे कुछ इस तरीके से 50 to 100 रुपीज वाले में। 100 to 150 रुपीज का प्रॉफिट 27 शॉप्स को हुआ, तो 26 से थोड़ा सा ऊपर बना देंगे, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद 150 to 200 रुपीज का प्रॉफिट 20 शॉप्स को हुआ, तो 21 से थोड़ा सा नीचे बना देंगे, which comes out to be this, like this। and then 200 to 250 रुपीज का प्रॉफिट 17 शॉप्स को हुआ, तो हम 18 के थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, जो कि आपका कुछ होगा इस तरीके से। देन आपका यहाँ पे 300 का प्रॉफिट सिर्फ 6 शॉप्स को हुआ, तो वो मेरा इस तरीके से बन जाएगा। बना। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि नेक्स्ट अब यहाँ मुझे क्या बनाना है, इसके ऊपर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम बनाएंगे तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो यहाँ पे आपका आएगा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे। अब पॉलीगॉन जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को पहले हम मिलाते हैं। एक मिनट, लेट्स डू इट विथ अनदर कलर। लेट्स सपोज हम पहले क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, फिर इसको इससे, देन इसको इससे। अब ये हवा में तोड़ेगा नहीं, हमें इसको नीचे भी मिलाना पड़ेगा, तो इधर हमने इसको मिला दिया एंड इधर हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। तो दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन इट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। इन फिगर फाइंड द 4 एंगल्स ए बी सी एंड डी इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये जो मेरे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी, दिस विल बी आर डी। इनमें क्या है, क्या आपके पास 4 एंगल्स हैं। देखिए 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स का आपको सम फाइंड करना है। नहीं, ये चारों एंगल्स का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि ये आपका 3a है, उसमें भी पूरा नहीं दे रखा, सिर्फ इतना सिर्फ आपका 2a है, इतना सिर्फ 3a है, इतना सिर्फ 5a है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं देखूं ध्यान से तो DBC मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ध्यान से देखने की जरूरत नहीं दिख रहा है, DBC मेरा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमें पता है, बट उसमें वेरिएबल आ गया, कोई बात नहीं। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2a प्लस 3a प्लस 5a कर देंगे, इक्वल्स टू 180 लिखेंगे। अब यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी, 5 और 3 8, 8 और 2 10, सो 10a विल बी इक्वल्स टू 180। सो a विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर आकर के, तो मेरे पास आएगा 18, यानी कि a की वैल्यू आ गई 18। तो जो आपका 2a था, 2a मतलब 18 2 से 36, सो 36 आ गया। देन आपके पास 3a था, 18 3 से 54, सो 54 आ गया। देन आपके पास 5a था, तो 18 5 से कितना होता है 90, तो आपके पास 90 आ गया। मतलब इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट आपके पास आ गया, 2a का हो गया 36, 5a का हो गया 90 एंड 3a का हो गया 54। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रिक लगाऊं तो वो ट्रिक क्या होगी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर AB पैरेलल है आपके CD के, सो दिस विल बी योर ट्रांसपोज,
दिस विल बी योर ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो दिस विल बी योर 36। सेम गोज टू दिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सो दिस विल 54। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इनको यहां पे ऐसे करके बना रही हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो गया कि मेरा ये वाला 54 आ गया, ये 36 आ गया। यहां पे अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो ए बी डी, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो 54 है, 36 है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा 90, क्योंकि इन्हीं तीनों को ऐड करके आएगा 180। तो इसका मतलब कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पहले एंगल का सम निकाला, मतलब पहला एंगल हमने निकाला, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ यू टॉक अबाउट एंगल बी, तो एंगल बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो 36 और 54 क्या हो जाएंगे, मेरे पास इधर 10 आ गया, एंड देन 5 3 8 9, वो भी 90 आ गया, एंड इधर मेरे पास एंगल डी, वो भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हैं। एक तरीके का ये रेक्टेंगल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, देन एक हॉरिजॉन्टल। यहां पे लिख लेते हैं एज, एक मिनट, ये हमने लिखा एज, उसके आगे लिख दिया ब्रैकेट में इन ईयर्स, यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो नंबर ऑफ, यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये चीज हमने लिखी ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 का गैप ले सकते हैं, या फिर हम 1 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए इस तरीके से 0, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 to 2 ईयर्स, यहाँ पे कर दिया 2 to 3 ईयर्स, यहाँ पे हमने कर दिया 3 to 5 ईयर्स, देन हमने कर दिया 5 to 7 ईयर्स, उसके बाद हमने कर दिया 7 to 10 ईयर्स, उसके बाद करा 10 to 15, इधर आ गया 10 to 15, एंड थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, हमने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 15 to 17। क्या होगा अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 to 2 कितने बच्चे हैं, 5। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे जस्ट लाइक दिस। 2 से 3 यानी कि इतने एज में कितने बच्चे हैं, 4। सो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। देन आता है 3 to 5, वो है 10। सो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ओके, बनी गया है आई थिंक, हाँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद 5 to 7 हो, 5 to 7 के 12 है, और बढ़ाना पड़ेगा 11, एंड देन इधर आ गया 12। सो हम यहाँ पे बनाएंगे 12, एंड देन उसके बाद 7 to 10 के 9 है, सो वी विल मेक इट हियर। उसके बाद 10 to 15 के 10 है, सो अगेन यहाँ पे आ गया 10, एंड देन 15 to 7 के 8 है, 17 के, ठीक है। तो हमने वो ऐसे बना दिया। सो दिस इज आवर हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। यहाँ से बोला है कि ए बी और सी डी क्या है भैया, पैरेलल हैं। सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी लगा लिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अगर मुझे क्या करना होगा कि यहां से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, दिस विल बी इन योर कंस्ट्रक्शन, ओके। सो हमें इसको ड्रॉ करना होगा। देन हम सब जानते हैं कि ये जो आपका ये जो है EB वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा अगर हमने ये पैरेलल बना दिया तो। देन दिस एंड दिस विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये 35 है, सो दिस विल आल्सो बी 35। तो चलिए 35 डिग्री आ गया, x इक्वल्स टू प्लस। अब अगर मैं क्या करूं, इसको ट्रांसवर्सल मान लूं क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं, सो दिस एंड दिस विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 है, क्या हलवा जैसे क्वेश्चंस हैं यार। तो प्लस 65 हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100, ऑफ कोर्स 100 आ जाएगा, यानी कि 100 डिग्री हमारा आंसर होगा। अब आता है आपका यहाँ पे एक और कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। देखिए आपसे बोला गया टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O such that angle BOC plus angle AOD equals to 280 degree as shown in the figure. Find all the 4 angles. तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
दो लाइंस हैं, ये रही आपकी पहली लाइन ए बी, दूसरी लाइन रही ये रही आपकी सी डी, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। बोल रहा है एंगल बी ओ सी, यानी कि किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल एओडी यानी कि ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 280 डिग्री है, 280 डिग्री है। तो आपको क्या करनी है, चारों एंगल फाइंड करने हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसको x मान लूं एंड इसको y मान लूं, सो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 280 डिग्री। लेकिन हम एक्स वाई नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो हम इसको भी एक्स मानेंगे। अगर ये एक्स है तो दिस विल ऑल्सो बी एक्स। तो यानी कि यहां मेरा क्या हो गया, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 280 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, चमका, समझ में आया। अब यहाँ पे 280 आ गया, अब x इक्वल्स टू 2 1 2 देन 2 4 आ गए 0, x की वैल्यू आ गई यार 140 डिग्री। तो ये भी 140 हो गया, ये भी 140 हो गया, ऑफ कोर्स इन दोनों को ऐड करेंगे 280 मिलेगा। हमें क्या करना है, चारों एंगल बताने हैं भाई साहब, तो बस एक निकाल लो, ये वाला निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हम इन दोनों को लीनियर पेयर बनाएंगे। मतलब कि अगर दिस इज योर लाइन ए बी और यहां से ऐसे कुछ जा रहा है, तो ये और ये मिलके क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरा 140 है, टोटल 180 होता है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 140 फ्रॉम 180, सो यू विल गेट 40। इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा 40। अब अगर ये 40 है, सो दिस विल आल्सो बी 40, क्योंकि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। लो आ गए चारों के चारों एंगल्स, और क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. आपसे बोल रहा है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, आराम से समझना है, कोई भयंकर नहीं है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required? अगर मान लीजिए एक टार्पोलिन है, टार्पोलिन क्या होता है, कपड़ा होता है, तो वो जो टार्पोलिन है वो 3 मीटर यानी कि 3 मीटर चौड़ा है। ओके, 3 मीटर चौड़ा है, तो हमें बताना है कि उसकी लेंथ, टार्पोलिन जो होगा, जब भी आप जाते हैं, मान लीजिए दुकान पे आप क्या करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको शर्ट के लिए क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, शर्ट के लिए आपको कपड़ा चाहिए, उसको आपको टेलर से स्टिच करवाना है। तो जब आप कपड़े लेने जाते हैं, तो जो थान में से कपड़े निकाले जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरीके से होता है राउंड राउंड, ठीक है, और यहां से वो आपको खोल के दिखाता है 1 मीटर चाहिए, लो भैया 2 मीटर चाहिए, अच्छा 4 मीटर चाहिए, ओ, तो इस तरीके से वो आपको देता है। यहाँ पे क्या है, वो कपड़ा 3 मीटर का है, आपको बताया जा रहा है कि वो 3 मीटर वाइड है, यानी कि दिस इज फिक्स, ठीक है। आप इसको कितना भी ज्यादा खोल लो, ठीक है, कितना भी ज्यादा खोल लो, ये चीज तो फिक्स रहेगी ना, ये तो बदलेगी नहीं। हाँ, अगर आप इसको और खोलें तो ये और लंबा होता चला जाएगा, लेकिन ये चीज तो मेरी फिक्स रहेगी ना। तो वही आपको बताई गई है कि दिस इज 3 मीटर, उसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है, वाइड ब्रेथ विड्थ सब एक ही चीज है, तो वो आपकी क्या है, 3 मीटर की है। तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगी उसकी, अगर मुझे कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है। क्या बनाना है मेरे को एक कोनिकल टेंट बनाना है, समझना पड़ेगा। अब ये है मेरे पास कोन, ठीक है, ये मेरे को टेंट बनाना है जिसकी हाइट पता है 8 मीटर होगी, रेडियस पता है 6 मीटर होगा। तब आपको यहाँ पे बताना है कि लेंथ क्या होगी अगर मेरे को ऐसा कोनिकल टेंट बनाना है, तो ठीक है, जिसकी हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है। क्या बोला है, assume that the extra length of material। अब देखो, जितने का आप खरीदते हैं जरूरत है नहीं कि वो पूरा का पूरा यूज ही हो जाता है, कुछ उसमें वेस्ट मटेरियल भी बचता है, राइट, कुछ काट करके छांट करके निकाला भी जाता है, ठीक है भाई, अब सिलेंगे तो कुछ ना कुछ कपड़ा तो काटेंगे ही ना। तो क्या होगा कि वो जो वेस्टेज है, ठीक है, कोनिकल टेंट बनाने में जो वेस्टेज है वो लगभग 20 सेंटीमीटर का है। ओके, वो 20 सेंटीमीटर का आएगा वेस्टेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि लेंथ बताओ टार्पोलिन की, तो कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, जब भी टेंट बनता है ना, टेंट, ठीक है, कोनिकल टेंट जब भी बनता है तो वो सिर्फ इस तरीके से बनता है, मतलब कि वो सिर्फ कर्व्ड एरिया में बनता है, बेस पे तो बिछाएंगे नहीं टार्पोलिन का कपड़ा, भाई सस्ता तो होता नहीं है, महंगा होता है, ठीक है, वहां पे बढ़िया सा मस्त महंगा बिस्तर लगाया जाता है, ठीक है। अब वही तो थोड़ी बिछा देंगे जिससे टेंट को बनाया है। तो यानी कि जो टेंट में कपड़े लगेंगे वो सिर्फ कर्व्ड एरिया पे लगेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, विच इज पाई आर एल। अब एक प्रॉब्लम आ गई, बोलेंगे क्या, रेडियस तो पता है मेरे को, वो है 6 मीटर, लेकिन मेरे को ना ये एल नहीं पता, यानी कि मेरे को ये स्लैंट हाइट नहीं पता है।
तो बहुत ही बढ़िया, निकाल लेंगे। हमें पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट? क्यों? क्योंकि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर मेरा 6 था, 6 6 36, 8 8 64, क्या आ जाएगा? देखो 6 और 4 होता है 10, इधर आ गया 10, तो यानी कि एल क्या आ गया आपका? 10 मीटर आ गया। स्लैंट हाइट मेरी क्या हो जाएगी भाई? 10 मीटर हो जाएगी। ओके, पाई देखिए अब यहाँ पे आपको स्टेट कर दिया गया, बता दिया गया कि पाई आपको 3.14 रखना है, तो गलती से 22/7 मत रख देना। तो मेरे पास 3.14 आ जाएगा इनटू रेडियस मेरे को पता है वो 6 है, स्लैंट हाइट अभी निकाली वो 10 है। ठीक है, क्या करना है मेरे को? देखो सबसे पहले 10 का तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 31.4 आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 4 24 को 4 कैरीज 2, 6 1 6 2 8, 6 3 18, सो हमें मिलेगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया कोनिकल टेंट का। अब देखो लॉजिक वाली बात है कि जितना मैंने कपड़ा खरीदा होगा उतने का ही टेंट बनाऊंगी ना। ठीक है, जितना मेरे कपड़े का एरिया होगा वही एरिया जो मैंने उस कपड़े से बनाया उसका होगा। जैसे अगर मैंने 1 मीटर का कपड़ा खरीदा, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा खरीदा मैंने, ओके, अब जो शर्ट बनेगी वो उतने एरिया के कपड़े से ही, तो मतलब उतने कपड़े से ही तो बनेगी जितना कपड़ा मैंने खरीदा है। आसमान से और कपड़ा तो आएगा नहीं, कुछ कपड़ा घट तो जाएगा नहीं। ठीक है, यानी कि जितना मैंने खरीदा उतने का ही बनेगा। सिमिलरली जितना टारपुलिन होगा उतने का ही कोनिकल टेंट बनेगा। तो कोनिकल टेंट का जितना एरिया है उतना ही टारपुलिन का भी एरिया होगा। बट टारपुलिन इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टारपुलिन जो भी है। ठीक है, L इंटू बी, सो L इंटू बी इज इक्वल्स टू हम ये रखेंगे 188.4। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मुझे लेंथ तो नहीं पता लेकिन मेरे को ब्रेथ पता है जो कि है 3, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 188.4/3 आएगा ना। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 से कट करते हैं, so 3 6 18, 3 2 6 and then 0.8, 62.8 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, लेंथ निकाली हमने तो मीटर आ गया। लेकिन जो यहाँ पे वेस्टेज बताया गया था वो तो सेंटीमीटर में बताया गया था, क्योंकि वेस्टेज क्या है, वेस्टेज आपको बताया गया है ना। अब ये जो एरिया है और वो ये जो एरिया है दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे, कुछ इसमें कटी भी होंगी चीजें है ना, कुछ वेस्टेज भी होगा, तो वो वेस्टेज आपको बताया गया है विच इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको 20 सेंटीमीटर को इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना ही मैंने बता दिया तो इसमें से कटेगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे इसमें 20 सेंटीमीटर को ऐड करना पड़ेगा, बट दिस इज इन मीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा 0.2 मीटर। तो 62.8 प्लस क्या कर देंगे 0.2 कर देंगे, 8 और 2 10 को 0 कैरी इज 1, 2 + 1 इज 3 एंड देन इधर आ गया मेरे पास 6, यानी कि कुल मिलाकर के 63 मीटर होगी क्या लेंथ उस टारपुलिन की। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फैक्टराइज x³ + 13x² + 32x + 20। 20 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, मान लीजिए कि मेरे पास अगर फैक्टर होगा तो वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, जैसे यू हैव +-2 +-1 +-5 +-4, ये होगा ना। सबसे पहले हम 1 को रख के देखते हैं। अगर मेरे पास -1 है और उसको मैं इसके अंदर पुट करूं तो -1 का क्यूब +13 देन -1 का स्क्वायर +32 एंड देन -1 + 20, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1, ठीक है, उसके बाद +13, उसके बाद -32 आ जाएगा एंड देन मेरा +20 आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको देखूं तो माइनस वाले को पहले ऐड करते हैं, तो -1 और -32 क्या हो जाएगा -33। तो 33 -33 है और 13 है, तो 33 में से अगर 13 जाएगा सो वी विल गेट 20, बट कैसा 20, -20, सो -20 और +20 विल बी इक्वल्स टू 0। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम we can conclude that x - 1 is the factor of what? x - 1 is the factor of this polynomial. x - 1, क्योंकि अगर आप 0 करेंगे so you will get x equals to 1, ठीक है, x + 1 सॉरी,
देन यू विल गेट -1, ठीक है। अब एक तो हो गया मेरे पास फैक्टर क्या है, x + 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा है दूसरा फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज करना है ना। यहाँ पे 3 टर्म नहीं है कि आप स्प्लिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। x + 1 मेरे पास है फैक्टर, तो हम x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर मैंने x + 1 से इसको डिवाइड किया तो x³ + 13x² + 32x एंड देन +20 क्या आएगा। सबसे पहले तो x², तो मेरे पास इधर आ गया x³ एंड देन +x², देन माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 13x² में से x² जाएगा तो मेरे पास 12x² आएगा, देन +32x + 20, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, +12x, 12x क्यों, क्योंकि 12x का मल्टीप्लाई x में करेंगे सो वी विल गेट 12x², तो यहाँ पे आ गया 12x² आ गया ना। उसके बाद उधर आ जाएगा मेरे पास 12x, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। 32 और 12 इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 20x, उसके बाद इधर आ जाएगा +20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो 20x आ गया एंड देन इधर मेरे पास 20 आ गया, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट 0, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं x + 1 एक ब्रैकेट में एंड इन दी सेकेंड ब्रैकेट हम लिख सकते हैं x² + 12x + 20। अब यही लिख के हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स आ गई, तो जब 3 टर्म्स आ गई तो ये आगे और फैक्टराइज हो सकता है, किस मेथड से, स्प्लिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टर देखेंगे, ऐसा फैक्टर कि जिनको ऐड करने पर 12 आ जाए। तो 10 2 जा क्या होता है 20 एंड 10 + 2 इज 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 एंड देन इधर मेरे पास बिग ब्रैकेट लगा एंड देन इधर मैं लिखूंगी x² एंड देन प्लस व्हाट, यहाँ पे मैंने लिखा x² एंड देन +10 + 2 एंड देन x + 20, ठीक है। उसके बाद x + 1 एंड देन x² + 10x + 2x + 20। अब आगे x + 1, इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में, x, जब x कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x + 10 बचा, इधर 2 कॉमन है, x + 10 बचा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे x + 1 है एक ब्रैकेट में, वो हमने लिख ही दिया, इसमें x + 10 कॉमन है तो हम यहाँ x + 10 लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या है x + 2, तो हम यहाँ पे x + 2 लिख देंगे। सो दिस विल बी दी फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है। 2 sides of a triangular field are 85 meter and 154 meter in length and its perimeter is 324 meter. Find the area of the field. क्या करेंगे, अगर आपको बोला है 2 sides of a triangular field, 2 sides of a triangular field मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है, ओके, तो इसकी एक साइड है 85 मीटर, एक साइड है 154 मीटर एंड उसका पेरीमीटर है 324 मीटर, तो आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये साइड पता होनी चाहिए, ऑलराइट। उसके बाद हमें कुछ और नहीं पता, यानी कि हाइट नहीं पता, जो हम निकाल भी नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत ही सिंपल सी चीज करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या होगा, हमें पेरीमीटर दिया गया है एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो जब 5 और 4 9 हो गया, 8 और 5 13 को 3 कैरी इज 1 एंड देयर आ गया 2, 239। तो 324 में से, एक मिनट, 324 में से 239 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट इधर 5 एंड 11 में से 3 गया तो हमें मिला 8 एंड देन मेरे पास 85 ही आ जाएगा, यानी कि ये साइड मेरे पास 85 आ जाएगी, ओके। अब हमें एरिया निकालना है फील्ड का, तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो पेरीमीटर दिया ये, तो क्या हम फालतू में इन तीनों को वापस से ऐड करें, पेरीमीटर हमें दिया है 324, सो 324 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 2 1 2 एंड देन 2 6 एंड देन 2 2, सो 162 मिलेगा हमें, राइट। सो 324 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 1 2 बचा 1, 2 6 देन 2 2, सो 162 मिलेगा हमें, ऑलराइट, 162 मिलेगा। अब यहाँ पे s - a
S मेरा 162 है, A है मेरा 154। तो 162 में से 154 माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। S माइनस B विच मीन्स 162 माइनस 85, 162 माइनस 85, तो 12 में से 5 गया 7, राइट, 5 में से 8 यानी कि 15 में से 8 गया, तो 15 में से 8 जाएगा तो हमें 7 ही मिलेगा, यानी 77, और S माइनस C भी आपका 77 ही आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, S एंड देन S माइनस A। S हमें पता है जो कि है 162, S माइनस A है मेरा 8, मल्टीप्लाई लगाते हैं, S माइनस A है मेरा 8, B है 77 एंड C भी है 77। 77 का तो पहले पेयर बनेगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 77 बार आ जाएगा, एंड रूट में क्या बचा 162 मल्टीप्लाई बाय 8। 162 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जा देन 1 देन 3 से होगा तो 27 आ गया, देन 3 से होगा 9 आ गया, देन 3 से होगा 3 एंड देन 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना 77 एंड देन रूट में, अब इधर एक 3 का पेयर बना, इधर एक 3 का पेयर बना, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इधर मेरे पास आ जाएगा इंटू 9, 3 इंटू 3 9 होता है, एंड देन इधर अगर मैं देखूं तो मेरे पास रूट में 2 रह जाएगा, तो इधर मेरे पास 2 आ गया, तो रूट 2 तो इसका बच गया, एंड इधर 8 भी तो था, तो मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 8 को लिख सकती हूँ ना 4 इंटू 2, तो 77 इंटू 9 इंटू 4 है, इसका मतलब 2 बार आ गया, एंड ये 2 का पेयर बन गया, तो ये वाला 2 भी बार आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 77 का किसमें, 9 में, 9 7 63 को 3 कैरी 6, 9 7 63 एंड 6 69, 69 इंटू 4, 4 3 12 को 2 कैरीज 1, 9 4 36 एंड 137 को 7 कैरीज 3, 4 6 24 and 3 27, so 2772 meter square will be the area of the field. Next question देखिए क्या है, find the area of a triangular field whose sides are 91 meter, 98 meter and 105 meter in length. उसके बाद है find the height corresponding to the longest side. सबसे पहले longest side पर नहीं जाते हैं, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स पता है, 105 है, एक 91 है, एक 98 है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले इसका एरिया फाइंड करना है, उसके बाद आपको हाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। कोरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड मतलब अगर बोलता कोरेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट साइड भी 91 है तो हमें ये वाली हाइट निकालनी होती, लेकिन हमारी लॉन्गेस्ट साइड बोला गया, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 105 वाली है, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी होगी। तो हाइट निकालने के लिए आपको एरिया पता होना चाहिए, राइट, एरिया पता होना चाहिए ना। एरिया कैसे निकलेगा, हेरॉन्स फार्मूला से। तो क्या होगा, हम यहाँ पे पहले S निकालते हैं, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। A मेरे पास 91 है, B मेरे पास 98 है, C मेरे पास 105 है, एंड देन अपॉन 2 कर देंगे। तो 98 और 91, तो इधर आ गया 9 9 9 18, तो 189 प्लस 105 बाई 2, 9 5 14 को 4 कैरीज 1, तो इधर आ गया मेरे पास 9 एंड देन 2 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 जा, सो 147 मीटर आ जाएगा मेरा क्या, सेमी पेरीमीटर यानी कि S। अब एरिया निकालना है तो 147 होगा, उसके बाद S माइनस A यानी कि 147 माइनस वॉट 91, उसके बाद 147 माइनस 98, उसके बाद 147 माइनस 105, क्या होगा मेरे पास 147 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 1 गया 6, 14 में से 9 गया 5, उसके बाद 17 में से 8 जाएगा 9 एंड देन 13 में से 9 जाएगा 4, उसके बाद इसको अगर मैं करूं 7 में से 5 गया 2, 5 में 0 गया 4, ठीक है 42 आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे जो 147 है इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं इसको 7 से कर सकती हूँ, 7 2 जा 14 देन 1, फिर 7 से 7 3 जा, ओ माय गॉड 3 भी आ गया, कोई बात नहीं। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 7 7 जा 49 होता है, तो हमने 49 लिख दिया। 7 8 जा 56 होता है, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इधर मेरे पास 49 आ गया, एंड इसको हम 7 6 जा 42 लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इधर क्या हुआ कि 3 का पहले तो एक पेयर बना, ये रहा, तो मैं क्या करूंगी 3 को बाहर निकाल लूंगी, 49 का भी पेयर बन गया तो 49 को भी बाहर निकाल लेंगे,
7 का फिर से एक पेयर बना, विच मीन्स यहाँ पे 7 आ जाएगा। 2 का पेयर बना यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा, एंड देन इस 2 का भी पेयर बना तो वो 4 आ जाएगा। 2 × 2 4। नेक्स्ट देखिए 49 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 49 का मल्टीप्लाई पहले हम 3 में करेंगे। 9 3 27 को 7 कैरीज 2, 4 3 12 एंड 2 14, तो 147 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? 7 × 4 विच कम्स आउट टू बी, करते नहीं है क्यों डिफिकल्ट बनाए, इसका मल्टीप्लाई पहले 7 में करते हैं। 7 7 49 को 9 कैरीज 4, 7 4 28 एंड 4 32 को 2 कैरीज 3, 7 1 7 एंड 3 10, सो 1029 एंड देन इसका मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 9 4 36 को 6 कैरीज 3, 4 2 8, 3 11 को 1 कैरीज 1, 4 0 0 एंड हियर 1, उसके बाद 4 1 4 आ गया। सो 4116 मीटर स्क्वायर विल बी दी एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये और वाले क्वेश्चंस थे। बट यहाँ पे आकर के हमारा आंसर खत्म नहीं हो जाता, ये तो अधूरा आंसर है, हमें और आगे भी फाइंड करना था, वो थी हाइट करेस्पॉन्डिंग टू दी लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड है 105, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम लगाएंगे जो कि हमारा बेसिकली होता है घिसा पिटा वाला एरिया, जो कि है 4116 है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 4116, 1/2 इंटू बेस लॉन्गेस्ट लेना है मुझे, तो 105 एंड देन हाइट वी हैव टू फाइंड। अब हाइट इक्वल्स टू क्या होगा? 4116 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 105। ठीक है, 105 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 से 20 को 0 एंड देन इधर आ गया 2 एंड देन इधर आ गया 4, 420 ज्यादा हो गया 411 से, तो हम 3 टाइम्स लेकर के जाएंगे, 5 से 15 को 5 एंड देन 1 एंड देन इधर 3, 315, यानी कि पहले तो ये कितनी बार में जाएगा? पहले ये जाएगा 3 बार में, तो मेरे पास 315 आ जाएगा। तो अगर मैं 411 में से 315 को माइनस करूं, सो आई विल गेट व्हाट? 11 में से 5 जाएगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, एंड देन 10 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, तो इधर आ गया 96। अब 96 से मैं 6 को ताड़ लूंगी तो वो 966 हो जाएगा। 105 6 आया 30 को 0 3 एंड देन इधर आ गया 6, 996 था। ओके, सो 107 कर सकते हैं, सो 105 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, तो 735 को 5 एंड देन 3 7 7 735। 9 में करते हैं एक बार, 9 5 45 को 5 कैरीज 4, इधर आ गया 4 एंड देन 9 9 945। ठीक है, तो मतलब कि 9 बार में जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा? 966 में से 945 को माइनस करना पड़ेगा, 966 में से 945 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया, 1 आ गया, 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 21 आ गया मेरा। तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 21, डेसिमल लगाने के बाद 0 मिल जाएगा, 210 आ गया। 3 टाइम्स में देखिए ज्यादा हो रहा था, यानी कि हम इसको 2 टाइम्स में लेके जाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 2 10 को 0 एंड देन 1 देन 2, 210 आ जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, तो 39.2 आया। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। तो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमसे जरा भी गलती ना हो और फालतू में हमारे मार्क्स ना कटे आते आते भी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। नाउ 2 2 4, उसके बाद 2 9 18 को 8 कैरीज 1, 2 3 6 एंड 1 7, तो 78.4 मीटर। दिस विल बी दी हाइट करेस्पॉन्डिंग टू दी लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि x प्लस 2 से डिवाइड देंगे आप, क्योंकि x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन वही अगर आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड देते हैं तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा। बस इतनी सी बात कही जा रही है घुमा फिरा करके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो यहाँ पे क्या होगी? आपकी इक्वेशन बनेगी। देखिए जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, फिर जब हम कुछ भी करते हैं तो उसमें px इक्वल्स टू क्या होता है? px इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 होगा। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी ये gx जो है आपका वो px का फैक्टर है या नहीं, तो rx उसके लिए 0 आना जरूरी है, यानी कि रिमाइंडर उसके लिए 0 होना जरूरी है। तो जब इसका फैक्टर है तो इसका मतलब अगर आप इससे इसको डिवाइड देंगे तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। px इज इक्वल्स टू rx इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले p एंड देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रख के अगर हम x की वैल्यू निकाले, सो वी विल गेट x इक्वल्स टू -2, तो p एंड देन इधर -2 आ जाएगा। अब ax क्यूब है तो a आ गया एंड देन -2 क्यूब, उसके बाद प्लस b है
देन इधर -2 स्क्वायर, उसके बाद इधर प्लस एंड देन इधर -2, उसके बाद -6। ओके, अब -2 का क्यूब क्या होगा? -8 होगा, तो -8 a आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा तो +4 b आ जाएगा। इधर मेरे पास -2 एंड देन -6, तो देखिए -8a +4b -8, ये मेरे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये तो तब हुआ, ठीक है बेबी है। इसके हमें इक्वल्स टू 0 भी रखना था, ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 लगा देते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब क्या होगा? -8a + 4b = 8। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि -8 इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा तो वो +8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 4 आया, तो हम इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, हम इक्वल्स टू तब 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो p एंड देन x -2 है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो a एंड देन 2 का क्यूब प्लस b एंड देन 2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड देन -6 = 4। अब यहाँ पे 8a आ गया, 4b आ गया, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो +2 -6 क्या आ जाएगा? -4 = 4। तो 8a + 4b = 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा? अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो -8a + 4b = 8 एंड देन 8a + 4b = 8। ऐड करने पे साइन वाइन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसल आउट। ये मेरे पास 8b हो जाएगा एंड ये मेरे पास 16 हो जाएगा। 8 और 8 16 होता है। देन b विल बी इक्वल्स टू 2, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2। हमें a की भी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू तो आ गई। तो या तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए b की वैल्यू, आ जाएगी a की वैल्यू, या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए b की वैल्यू, तो भी आ जाएगी a की वैल्यू। इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो आपको लिखनी पड़ेगी पूरी स्टेटमेंट, मैं सब सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 8a उसके बाद +4 एंड b मेरा 2 आ गया इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 8a एंड 4 2 जा 8 होता है, 8 इक्वल्स टू किधर साइड आएगा? तो 8 - 8 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बिकॉज 8 को 8 से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 0। यहाँ पे अब आपका क्या हुआ कि अब आपका यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। देखिए, अजय इज राइटिंग अ टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। अजय एक टेस्ट लिख रहा है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer, यानी कि माइनस मार्किंग है। मतलब कि क्या है कि अगर आपका आंसर सही है तो आपको उस पे 1 mark मिलेगा, वहीं अगर आंसर गलत है तो 1/4 mark काट लिया जाएगा। Ajay knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. यानी कि क्या होगा? तुक्का लगाया है। तो इसमें क्या होगा? If he answered 110 questions, 110 questions थे पूरे टोटल उस क्वेश्चन पेपर में, and got 80 marks, and answer to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions did he answer correctly? तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 110, लेकिन उसको नंबर कितने मिले? 80। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सही क्वेश्चंस को मान लीजिए हमने x लेट कर लिया, मतलब जितने उसने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसको हमने x लेट कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल रहे हैं तो 1 कर दिया, माइनस हर एक गलत क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1/4। तो इसलिए क्या होगा? 1/4 माइनस में, एंड देन हमने जो गलत क्वेश्चन उसने किया यानी कि जो बाय गेसिंग करा वो हमने y कर दिया, एंड देन इक्वल्स टू 80 कर दिया। आप इसके ऊपर एक और लिख सकते हैं विच इज x + y = 110। अब टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 110 थे। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। उसने सही कितने किए? x किए। तो टोटल में से अगर मैं सही वाले निकाल दूं तो गलत वाले बचेंगे, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, देन -1/4 एंड y की जगह पे 110 - x कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 80। x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो सीधे 110 - x आ जाएगा, एंड पूरा अपॉन 4, तो हम इसको अलग अलग अपॉन 4 भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 80 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा? ये उधर जाएगा
तो x विल बी x माइनस एक्स बाई 4 विल बी इक्वल्स टू 80 प्लस 110 अपॉन 4, राइट। अब क्या होगा, ये 4 भी इक्वल्स टू के उधर साइड जाएगा। सबसे पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट। तो मेरे पास x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 4 32 320 एंड देन प्लस 110 अपॉन क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इनको भी ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 4x माइनस एक्स बाई 4। उसके बाद इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे 4, 430 बाई 4, ठीक है। ये 4 नीचे इधर भी दोनों साइड पे तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको ओपन करा था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1 मिनट, ये मेरा प्लस हो गया। तो इधर मेरे पास 5x आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो मल्टीप्लाई होने पे साइन चेंज हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। ऑलराइट, इधर मेरे पास 430 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, x इक्वल्स टू 430 बाई 5, 5 8 जा 40, बचा कितना 3, देन 5 6 जा, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू 86, यानी कि उसने कितने क्वेश्चंस सही दिए थे, 86। अब आगे देखिए, इफ ही आंसर्ड, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। इफ ही आंसर्ड 110 क्वेश्चंस एंड गॉट 80 मार्क्स एंड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस। यानी पहले आपको करेक्ट निकालना था, अब यहाँ पे आपको गलत वाले निकालने, क्योंकि जितने उसने गेस किए वो गलत ही तो थे। तो हम करेंगे क्या कि अब हमें डिफिकल्ट कुछ नहीं करना, बस एक ही बार डिफिकल्टी आती है, उसके बाद सब इजी है। ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 110। हमें पता है करेक्ट कितने आंसर्स थे, 86। उसके बाद y इक्वल्स टू 110, तो बहुत सिंपल है, 24 आ जाएगा, यानी कि 24 क्वेश्चंस उसने क्या करे, गेस करे। तो उस हिसाब से इस सेकंड वाले का आंसर होगा 24। थर्ड में देखिए क्या है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब अगर उसने 80 सही करे हैं तो कितने नंबर मिलेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई से देखूं तो 110 था x, यानी कि हमें पता है कि सही उसने कितने करे हैं। तो चलिए गलत निकाल लेते हैं। तो गलत निकालने के लिए जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 30 मिला। मार्क्स निकालने हैं तो फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, 1 एंड x हमें पता है जो कि 80 है। उसके बाद माइनस क्या कर देंगे, 1/4 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 30, क्योंकि हमें कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए वो भी पता है। तो 30 इज इक्वल्स टू, अब हमें मार्क्स निकालने हैं ना। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं देखूं तो इधर मेरे पास 80 आ गया एंड देन इधर मेरे पास 30/4 आ गया एंड देन इधर 320 माइनस 30/4। तो देखिए क्या आएगा, 320 में से 30 को माइनस करा तो 290/4 आ गया। अब 4 7 जा 28, बचा 1 देन 10, 4 2 जा 8, बचा 2 एंड देन 0.5, यानी कि 72.5 मार्क्स उसको मिलेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो और करके आपको एक और दिया हुआ है जो कि है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। मतलब कि अगर उसको 95 मार्क्स मिलते हैं तो उसने क्या करा कि कितने आंसर से सही किए। जस्ट आप इसको इससे रिलेट करिए, अगर उस यहाँ पे 80 मिल रहे थे, यहाँ पे 90 मिल रहे हैं, तो आपको सही क्वेश्चंस बताने हैं। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एल्गोरिथम x लिख देंगे एंड यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 110 माइनस एक्स एंड इधर मेरे पास 95 आ जाएगा, सिंपल 80 की जगह पे। अब इधर x माइनस 110/4 प्लस x/4 इक्वल्स टू 95। अब x और x प्लस 4 इनको जब हम करेंगे तो मेरे पास 5x आ जाएगा बाई 4 इक्वल्स टू 95 प्लस 110/4। तो क्या आ जाएगा 5x/4 इज इक्वल्स टू, इसको जब हम करेंगे 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 9 4 36 एंड 2 38, इसको ऐड करना है। 4 से 4 कैंसल आउट, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, इधर मेरे पास 0 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 4 आ गया, 490/5, 5 9 जा 45, बचा 4 देन 5 8 जा, x की वैल्यू आ गई 98। इसका मतलब कि उसने 98 क्वेश्चंस सही किए थे, तब उसको 95 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एज शोन इन द विलेज ऑफ सूर्या देयर वाज अ बिग पोल पीसी। अब आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स जो मेरी पीडीएफ है उसमें भी नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे समझ में आए। ये पोल है मेरा पी सी, ठीक है।
दिस पोल वॉज टाइड विद अ स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ। इसको बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वायर 10 मीटर की लेंथ थी उसकी, उससे इसको टाई किया गया था। Once there was a big spark on this pole, thus wire got damaged very badly। अब वायर अगर डैमेज होगा तो वो नीचे ही गिरेगा जमीन पे, ठीक है। तो वायर जो था आपका वो ऐसे गिर गया, 10 मीटर का था, ठीक है। इसको B बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है, एनी स्मॉल फॉल्ट वॉज यूजुअली रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रोप विच नॉर्मल बोर्ड इलेक्ट्रिशियंस वर कैरिंग ऑन बाइसिकल। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो आपका होगा, ठीक है, ये आपका केस स्टडी है तो हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना, हमें बस अपना मेन चाहिए क्वेश्चन। दिस टाइम इलेक्ट्रिशियंस नीड अ स्टेयरकेस ऑफ 10 मीटर सो दैट इट कैन रीच एट द पॉइंट पे। वही है, इलेक्ट्रिशियंस को क्या चाहिए होगी, सीढ़ी तो चाहिए होगी, स्पाइडरमैन बन के तो जाएंगे नहीं ऊपर। तो यहाँ पे पी पे जाने के लिए उनको 10 मीटर लंबी क्या चाहिए होगी, सीढ़ी चाहिए होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड दिस शुड मेक 60 डिग्री। अब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, दिस इज ग्राउंड, तो ये आपका 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है, विथ लाइन AC, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शो दैट ट्रायंगल APC एंड BPC आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहली बात तो ये पोल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पोल क्या है, परपेंडिकुलर, इट मींस यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। दिस इज 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, क्योंकि स्टेयरकेस आपको 10 मीटर का बोला है एंड जो आपकी वायर थी वो भी 10 मीटर की थी। सो दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 60। ऑलराइट, हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल APC है, ये जो ट्रायंगल APC है वो BPC के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली चीज हमें क्या मिली कि ये दोनों इक्वल हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिली, दोनों एंगल इक्वल हैं। तीसरी चीज हमें ये मिल गई जो कि है हमारा परपेंडिकुलर, जो कि कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल्स टू PC बिकॉज इट इज कॉमन। उसके बाद हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू PB, दिस इज गिवन। उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल PCB, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो कौन सा यहाँ पे रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। ओके, चलिए फर्स्ट तो हो गया मेरा। नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, नेक्स्ट बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X। एंगल X है आपका, यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया गया है, दिस इज X, सो ये X है एंड दिस इज Y, दिस इज Y। आपको एंगल X बताना है कितना होगा। देखो ये 90 है, ये ट्रायंगल बना रहा है, ये 90 है, ये 60 है, ये कितना होगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो 180 में से माइनस कर देते हैं इन दोनों को, विच इज 150, तो मेरे पास आ गया 30, यानी कि ये मेरे पास होगा 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Y, इसका बताओ। अब अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिया तो बाई CPCT इसका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो इसका इक्वल ये, ऑफ कोर्स ये तो पता ही है 90। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, यानी कि Y भी आपका 30 आ जाएगा। चलिए ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PBC। एंगल PBC की वैल्यू क्या है, PBC कहाँ पे है, एंगल PBC 60 है, तो ये भी मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रोहन ड्रॉज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। ऑफ कोर्स कंपास से ड्रॉ करेगा भैया। उसके बाद क्या है, ही आल्सो ड्रॉज टू कॉर्ड्स AB एंड CD इन सच अ वे दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर AB एंड CD आर 6 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। नाउ ही हैज, पढ़ के देखते हैं वरना ऐसे नहीं समझ में आने वाला। देखिए वो एक सर्कल ड्रॉ करता है जिसमें AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है। रेडियस कितना है उस सर्कल का, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यू हैव द रेडियस जो कि है 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड है AB एंड CD। ये जो बनाया गया है ना OQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड दिस OP इज इक्वल्स टू, जो कि परपेंडिकुलर है, ये आपको बताया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। So what you have to do now? Show that the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. ये आपका एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है कि अगर एक कॉर्ड आपने बनाई और यहाँ से अगर आपने मतलब सेंटर से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने एक कॉर्ड है और आपने सेंटर से क्या करा, परपेंडिकुलर बनाया, तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। ये एक थ्योरम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी करेंगे इसको, घबराइए नहीं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD? CD क्या है आपका, ये है। पहले तो हमें प्रूफ ही करना पड़ेगा, चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है,
तो हमें अगर बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये इक्वल बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल QOC एंड ट्रायंगल QDO, राइट। अब ये जब हम ट्रायंगल देखेंगे तो देखिए OC विल बी इक्वल्स टू OD, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। रेडियस आप कहीं से भी बना दो इक्वल ही होता है। तो हम लिखेंगे OC इक्वल्स टू OD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये चीज कॉमन हो जाएगी, तो मेरा OQ विल बी इक्वल्स टू OQ बिकॉज इट इज कॉमन, जस्ट बिकॉज इट इज कॉमन, राइट। उसके बाद परपेंडिकुलर है तो इधर 90 उधर 90, सो एंगल CQO विल बी इक्वल्स टू एंगल OQD। OQD कैसे? क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर था, या फिर हम गिवन बोल सकते हैं, दिया ही तो था गिवन, ठीक है। अब उस हिसाब से आपका RHS रूल आ जाएगा एंड ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय CPCT क्या होगा कि दिस QC विल बी इक्वल्स टू QD, एंड जो कि प्रूफ करेगा कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो आपका इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD? CD की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मेरे पास ये 10 है, ये 10 है, नहीं मतलब मैं एक ट्रायंगल लेती हूं, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ये 10 है, ये मुझे निकालना है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 8 है, ये आपको बताया गया था, ये 10 है, देखिए बताया गया है 8 है, OQ आपका 8 है, ये 10 है, हमें ये निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं शांति से। सो देखो, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 10, उसका स्क्वायर करेंगे 100 आ गया, परपेंडिकुलर है 8, उसका स्क्वायर करेंगे 64 आ गया, प्लस b स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो b इक्वल्स टू 100 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो इधर मिलेगा हमें 6 एंड इधर मिलेगा 3, तो b इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हुआ, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि ये जो है मेरा वो भी सॉल्व हो गया, दिस विल बी 12। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? सिमिलरली आपको AB की लेंथ निकालनी है। सो दिस इज 10, दिस इज व्हाट? 6, तो 100 है, 100 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 64 मिलेगा एंड उसमें रूट लगा देंगे, सो वी विल गेट व्हाट? 8 आ गया। अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 होगा, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे 8 और 8 क्या हो गया? 16, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? अब अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इनसे आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरीके से करके एक ट्रायंगल बना देते हैं। नहीं, आपको ये दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है, मैं बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं करना, ये आपको अपनी आंसर शीट में नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, वो तो हम सब जानते हैं। मान लीजिए कि हमने बना दिया, दिस इज गोइंग लाइक दिस, इसका भी बनाया एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस, सपोज, ठीक है। उसके बाद हमने इसका भी मान लीजिए बनाया, विच इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ओ एक मिनट, मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये जहां पे मीट कर रहे हैं ना, इसको आप अपना सेंटर मानो और किसी को भी रेडियस मान लीजिए इसको रेडियस माना, एंड अगर आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना तो एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होता है हमेशा, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो यानी कि अगर 3 आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक सर्कल ही पॉसिबल है। अब आप कहीं और से, अब ऐसा सर्कल तो आप अब कहीं और नहीं बना सकते ना जिसके ऊपर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट आते हो, बस यही बन सकता है। ऐसे बना दिया तो भी नहीं होगा, ऐसे बना दिया तो भी नहीं होगा, ऐसे बना दिया तो भी नहीं होगा, एकदम उसके ऊपर तो एक ही बनेगा ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 and only 1, ठीक है।
सो दिस इज आवर सैम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।